कल तक हम लोग ने औरंगजेब पढ़ लिया, है ना? तो बस एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, देखें आपने रिवाइज किया कि नहीं, तो कितने युद्धों का सामना करना पड़ा उसको? हाँ, उत्तराधिकार के लिए कितने युद्ध हुए? वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए औरंगजेब ने कितने युद्ध लड़े? 5। इन पांचों का सीक्वेंस बता दो। पहला बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ की लड़ाई, चौथा खजवा का युद्ध, और पांचवा देवराई का युद्ध। अब इसको लंबे समय तक कैसे याद रखोगे कि आगे पीछे ना हो जाए? तो ये बताओ, दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कौन सी डिग्री मिलती है? BDS। तो एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है दांतों का, क्या नाम है उसका? खजवा देवराई। खजवा देवराई एक ऐसा डॉक्टर है जो दांतों का इलाज करता है और उसके पास BDS की डिग्री है। तो BDS खजवा देवराय, समझ गए? अब थोड़ा सा लंबे समय तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जिनमें से 3 युद्ध 1658 में हो रहे हैं और 2 युद्ध 1659 में। पढ़ते समय ये सब चीज डेवलप किया करो। अभी BDS वाली बात कल या परसों मेरे दिमाग में आई कि हाँ तुम लोग को ये बता सकते हैं। एक डॉक्टर है जिसका नाम खजवा देवराई है, ठीक है? खजवा उसका नाम और देवराई उसकी जाति, कुछ भी मान लो, और उसके पास कौन सी डिग्री है? BDS की। तो BDS खजवा देवराई, ये पांचों का सही क्रम है, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न युद्धों को क्रम में लगा दो। 4 युद्ध दे देगा, उसको कैसे क्रम में लगाओगे? तो जब याद होगा तब लगा पाओगे, ठीक है ना? तो ऐसे जब पढ़ा करो। देखो सबसे जरूरी बात है, आप PYQ को लेकर अपने साथ पढ़ाई करें। 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे से पढ़ाई करो, और 2 घंटे कहाँ पे टाइम वेस्ट करो अपना? वेस्ट नहीं मतलब लगाओ, कहाँ पर? PYQ में। प्रीवियस ईयर क्या पूछ रहा है, पिछले सालों में UPSC ने क्या पूछा, पिछले सालों में UPPCS ने क्या पूछा, पिछले सालों में और स्टेट PCS ने क्या पूछा। जब तक इनसे तुम नहीं जानोगे ना, तुम आत्मा नहीं पकड़ पाओगे। किसकी? UPSC के क्वेश्चंस पेपर की, है ना? 10 साल के पेपर आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, तभी तो उस दिशा में पढ़ पाओगे। अगर पूछ रहा है क्वेश्चन ये वाला, तो आपको याद करना है। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप PYQ लगाएंगे, ठीक है ना? चलो आज हम शुरू करेंगे। हाँ, औरंगजेब की डेथ हो गई है 3 मार्च 1757, और लास्ट क्लास में हमने बोला था कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो मजबूती मुगल साम्राज्य ने पाई है वो अब धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अचानक से कोई साम्राज्य यदि शक्तिशाली है और धीरे धीरे वो कमजोर हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे। वो कारण औरंगजेब ने दिखा दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ देखो, अगर बात की जाए कि मुगल साम्राज्य के पतन की स्टार्टिंग औरंगजेब के काल से शुरू हो गई। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, उसने कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य की गरिमा पर बट्टा लगा दिया, और हिंदू वर्ग इनसे पूरी तरह से विमुख हो गया। मेरी बात समझे? तुम याद करो, औरंगजेब का टाइम पीरियड जो 1658 से है और 1707 तक, इस दौरान शुरू के 24 वर्ष वो कहां पर है? इस समय शुरू के 24 वर्ष कहां पर है वो? आगरा, दिल्ली, दिल्ली आगरा, यानी नॉर्थ इंडिया में है, बताया था तुम लोग को। और अंतिम 25 वर्ष यानी 1682 में वो अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए कहां चला गया? दक्षिण, याद आया? यानी आखिरी के 1682 से लेकर 1707, कुल मिला के 25 वर्ष वो कहां पर है? दक्षिण भारत में। मेरी बात समझे? ऐसे में उत्तर भारत में जो भी अमीर वर्ग है, जो भी जमींदार वर्ग है, जो भी उलेमा वर्ग है, वो औरंगजेब की एब्सेंस में क्या अपने आप को शक्तिशाली बना देगा? राजा नहीं है। उत्तर भारत में अमीर वर्ग भी है, जमींदार भी हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, उलेमा है। ऐसे में बादशाह दिल्ली में बैठा नहीं है,
तो क्या इनके ऊपर कोई नियंत्रण स्थापित हो पाया? ऐसे में ये खुल गए, इनको छूट मिली, तो ये अपनी शक्तियां बढ़ा लेंगे कि नहीं बढ़ा लेंगे? है ना? लेकिन औरंगजेब के खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कभी भी ये विरोध कर पाए, क्योंकि वो है तो मजबूत, मानना पड़ेगा। औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब ने ये मौका दे दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया? अब औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक आएगा वो औरंगजेब की तरह धर्मांध नहीं है, निरंकुश नहीं है, कहीं ना कहीं कम शक्तिशाली है। ऐसे में जो अमीर वर्ग जो ऊपर आ गए हैं वो क्या विद्रोह कर देंगे? नहीं, इसके बाद। और जब विद्रोह कर देंगे, क्योंकि शासक कमजोर है, यानी मुगल बादशाह की, मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो औरंगजेब के बाद जो भी उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 12, ये आने वाले 150 साल में, देखो 1707 ये डेथ ऑफ औरंगजेब, इतिहासकार का एक वर्ग कह रहा है कि यहां से आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हो गई। क्या कह रहे हैं? कि जैसे ही भारत में औरंगजेब की डेथ हुई, एक मजबूत शासक मरा और कमजोर शासकों का क्रम शुरू हो गया। यहां से कई इतिहासकार मान रहे हैं कि भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। कुछ इतिहासकारों का एक अन्य वर्ग है, वो कह रहा है कि 1757 से हुई है, बैटल ऑफ प्लासी। इतिहासकार का एक वर्ग क्या कह रहा है कि 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। दूसरा वर्ग क्या कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हुई है। एक अन्य वर्ग कह रहा है कि भारत में जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। ठीक है ना? तो वास्तव में कब किसको मानेंगे ये विवादित मुद्दा है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 1707 मुगल साम्राज्य के विघटन का समय आ गया। अब 1707 से लेकर 1857 कितने साल हैं ये? अगर हम मान के चलें कि वास्तव में, चलो 1857 को माने आधुनिक भारत की शुरुआत, क्योंकि मुगल बादशाह का अंतिम बादशाह कौन है मुगल साम्राज्य का? बहादुर शाह जफर। जब ये हारेगा तब पूरी तरह से भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तो अगर मान के चलें कि 1857 ही ईयर है, तो कितना टाइम बचा अभी? और 150 सालों में मुगल बादशाह की गद्दी पर कितने लोग बैठे? मुगल साम्राज्य की गद्दी पर 12। 150 साल का शासनकाल और 12 राजा चेंज हो रहे हैं। ये कमजोरी की निशानी है कि मजबूती की? कमजोरी की। क्यों? क्योंकि अकबर अकेला कितने साल शासन कर रहा है? औरंगजेब अकेला कितने साल शासन कर रहा है? तो जो मजबूत है उसके शासन का टाइम ज्यादा होगा, यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई तो। ऐसे में 150 सालों में 12 शासकों का चेंज होना कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य की कमजोरी की निशानी है। मेरी बात समझे? तो ये कौन कौन से राजा हैं और इनके बादशाह बनने के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ, आज की क्लास में हम ये समझेंगे। मेरी बात समझ गए ना? चलो, तो 1707 3 मार्च 1707 औरंगजेब की हो गई मृत्यु। क्या औरंगजेब अपने भाइयों को मार के गद्दी पर बैठा? लेकिन जब वो अपने भाइयों को मार के गद्दी तो प्राप्त कर ली, लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके मन में एक डर। क्या डर? कि जैसे मैंने गद्दी प्राप्त की, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र भी ऐसी गद्दी प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को मारे। ऐसे में औरंगजेब मरने से पहले अपनी वसीयत तैयार कर गया, ताकि यदि मैं मरूं तो मेरी वसीयत के अनुसार मेरे पुत्र साम्राज्य को आपस में बांट लें। ये समझे? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब के समय, इस समय कितने पुत्र जीवित हैं? अकबर मर गया। अकबर मर गया ना? क्यों? दक्षिण भारत आया, दक्षिण भारत से के बाद वो कहां भाग गया? फारस, वहां उसकी डेथ हो गई। तो जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उस समय उसके 3 जीवित पुत्र थे। कितने पुत्र थे? और इन 3 जीवित पुत्रों को वो अपनी वसीयत बांट गया। देखो कौन कौन सी।
विल ऑफ औरंगजेब। बड़ा बेटा जो गद्दी प्राप्त करेगा वो कौन है? मुअज्जम। सबसे बड़ा बेटा। दूसरा बेटा, दूसरा बेटा आजम। और सबसे छोटा बेटा काम बख्श। और जो चौथा बेटा है अकबर, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर रहा है ना, तो औरंगजेब उसकी वसीयत से बेदखल कर देगा और मर भी गया है। तो कितने बच्चे? तो पूछा जाएगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके कितने जीवित बच्चे बचे, और 3 बच्चों को वो अपनी वसीयत बांट गया। इस वसीयत के तहत मुअज्जम को कहा गया कि आप 12 प्रांतों को दिए लेंगे और इन 12 प्रांतों का शासन आप दिल्ली से बैठकर चलाएंगे। क्या कहा उसने? अपनी वसीयत में उसने क्या कहा कि मैं अपने बड़े बेटे को 12 प्रांत दे रहा हूं और इन 12 प्रांतों का प्रशासन वो दिल्ली में बैठकर चलाएगा। ये बात समझ गए? आजम को कहा आप मालवा ले लीजिए और गुजरात ले लो, और इन दोनों का शासन आप बैठ के चलाएंगे। कहां से? आगरा से। बात समझ गए? बचा कौन? काम बख्श। काम बख्श को दो जगह दे दी, एक बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा। ये औरंगजेब की वसीयत के अनुसार साम्राज्य का विभाजन था। देखो एक बार, याद रखोगे? मुअज्जम को 12 प्रांत दिए और दिल्ली से बैठकर शासन चलाना था। आजम को मालवा दिया, गुजरात दिया, और कहां से शासन चलाना है? आगरा से। और काम बख्श को बीजापुर और गोलकुंडा दे दिया गया। समझ गए? बीजापुर गोलकुंडा कहां है? दक्षिण भारत। क्या 1686 में बीजापुर जीता गया और 1687 में गोलकुंडा जीता गया? किसको दे दिया? औरंगजेब ने जीता, और जीत का किसको दे दिया? काम बख्श को। बात समझ गए? वसीयत के बावजूद भी इन तीनों के बीच वार ऑफ सक्सेशन होगा। कैसे बता रहे हैं? यहां तक बात समझ गए ना? पक्का? अब आ गई डेट 3 मार्च 1757, 1707। औरंगजेब अपने अंतिम समय में कहां है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। लास्ट क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो बता दोगे। अंतिम 25 साल वो कहां पर बैठा है? दक्कन में। यानी औरंगजेब अपने अंतिम समय में कहां पर है? डेक्कन, यानी दक्षिण भारत में है। ठीक है? यहां पे किससे लड़ रहा है वो? मराठाओं से। संभाजी महाराज नाक पे दम कर रखा है संभाजी महाराज ने। किसके? औरंगजेब को। जैसे ही औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा, उसको मौका ही नहीं मिला कि वह उत्तर भारत जा पाए। और कहां मर जाएगा? तो कहां मृत्यु हुई उसकी? अहमदनगर। औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई? अहमदनगर। उल्टा हो गया क्या? हाँ, यानी ये भी दक्षिण भारत में ना, मालवा गुजरात। महाराष्ट्र भी है, सॉरी। इसको क्या दे दिया? 3 जगह मालवा दिया है, गुजरात दिया और महाराष्ट्र भी दिया। किसको? आजम को। अब ये बताओ, ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में। अब औरंगजेब की मृत्यु की सबसे पहले खबर किसको हुई? क्योंकि साथ में आजम के साथ औरंगजेब है। जैसे मरेगा सबसे पहले किसको पता चलेगा? ये कहां भागेगा? मेरी बात समझे? जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु का पता सबसे पहले आजम को पता चलेगा, क्योंकि आजम भी अहमदनगर में है। ऐसे में वो तुरंत दक्षिण भारत से भागकर कहां आएगा? दिल्ली की ओर भागेगा। गद्दी लेनी है। बड़ा भाई इस समय आजम कहां है? मुअज्जम बताया कहां है? नहीं बताया। 3 मार्च 1757 को, 1707 सॉरी, मुअज्जम है जमरूद में।
समझ गए? यानी ये अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। औरंगजेब ने किसी अभियान में भेजा होगा किसको? मुअज्जम को। कहाँ भेजा? जमरूद। जमरूद कहाँ पर है? तो आप कहेंगे अफगानिस्तान, यानी वर्तमान के भारत से बाहर। तो सबसे दूर कौन है दिल्ली से? ये है। आजम निकला कहाँ से? अहमदनगर से। किधर निकलेगा? दिल्ली। मुअज्जम बैठा है अफगानिस्तान में, उसको भी पता चलेगा कि मेरे पिता की डेथ हो गई। कहाँ पहुंचेगा? वो भी बेबस, समझे? और जैसे ही दिल्ली के पास ये पहुंच रहा दिल्ली, ये आ रहा है दिल्ली, यहां पे एक जगह है जजाओ। जजाओ। जजाओ का युद्ध होगा किसके बीच? तो आप कहेंगे मुअज्जम। मुअज्जम वर्सेस आजम। कौन सा युद्ध? जजाओ। 1707। यानी जजाओ के युद्ध में मुअज्जम जीत जाएगा और आजम को हराएगा नहीं बल्कि मार देगा। और जैसे जजाओ के युद्ध में आजम मुअज्जम जीतेगा, स्वयं को बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से दिल्ली का अगला बादशाह नियुक्त कर देगा। समझ गए? तो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ औरंगजेब के पुत्रों के बीच। तो पहला कौन सा युद्ध? जजाओ का युद्ध। किसके बीच? तो एक तरफ औरंगजेब का छोटा बेटा आजम और बड़ा बेटा मुअज्जम। कौन जीता? मुअज्जम जीत गया, आजम मर गया। और जैसे ही मुअज्जम जीत गया, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी को प्राप्त कर लेगा। मेरी बात समझिए, पक्का? बैठाल दे गद्दी पर। लो, बहादुर शाह फर्स्ट। टाइम पीरियड तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 12 तक। कितने साल का शासन? 5 वर्ष का शासन। ये अपने बाप की भांति बिल्कुल रिलीजियस इंटॉलरेंट नहीं है। कैसा नहीं है? ये अपने पिता की भांति धार्मिक असहिष्णु नहीं है। यानी ये सबको बराबर से प्रश्रय देगा। तो जब वो देगा तो सब उससे क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे। मेरी बात समझे? क्योंकि औरंगजेब सबको दुश्मन बना चुका कि नहीं बना चुका है? तो औरंगजेब के दुश्मन कौन कौन है? याद करो। सभी राजपूत शासकों के मन में द्वेष है। किसके लिए? क्योंकि वो हिंदू लोगों को तिलक नहीं लगवा रहा है, तो सब गुस्साएंगे। ये जानता है, बहादुर शाह फर्स्ट जानता है कि मैं अपने पिता की तरह का काम करूंगा, अपने पिता की तरह का धार्मिक नीति का पालन करूंगा, तो भारत की जनता मुझको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे में ये रिलीजियस इंटॉलरेंट नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? ये रिलीजियस टॉलरेंट हो जाएगा। यानी सभी धर्मों को सम्मान देने लगेगा। ऐसे में ये अपनी नीतियों को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? औरंगजेब की नीति है कैसी? क्या वो संकीर्ण है? संकीर्ण है कि नहीं है? एक ही तो जो कि सिर्फ इस्लाम को मान रहा है, और इस्लाम के अलावा जो भी धर्म है उसको हमेशा गंदी नजरों से देख रहा है, मतलब बेकार नजरों से देख रहा है, उनको प्रश्रय नहीं दे रहा है। यानी औरंगजेब की संकीर्णतावादी नीति को बहादुर शाह चेंज कर देगा और क्या कर देगा? समझौतावादी नीति लागू करेगा। तो औरंगजेब की संकीर्णतावादी नीति को किसने परिवर्तित किया? बहादुर शाह फर्स्ट ने। और कौन सी नीति लागू कर दी? अब इस समझौतावादी नीति को समझो कि क्या कहना चाह रहा है बहादुर शाह। मेरी बात समझे? अगर पूछा जाए बहादुर शाह का रियल नाम क्या है, तो आप कहेंगे मुअज्जम। जब दिल्ली की गद्दी मिली तब वो किस नाम से जाना गया? इसका एक और अन्य नाम है, क्या नाम है उसका? शाह आलम फर्स्ट। तो ये तीनों नाम किसके हैं? मुअज्जम के। तो चाहे मुअज्जम हो, चाहे बहादुर शाह प्रथम हो, और चाहे शाह आलम प्रथम हो, ये तीनों आदमी एक ही हैं, जो औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा है। जजाओ का युद्ध हो गया। अब कौन सी नीति अपनाई इसने? समझौतावादी नीति। इस समझौतावादी नीति के तहत
वो औरंगजेब के सभी दुश्मनों से क्या करेगा? समझौता करेगा, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये बताओ औरंगजेब से कितने लोग विद्रोही हैं? क्या जाटों के साथ कैसा संबंध है औरंगजेब का? अच्छा नहीं है। तो औरंगजेब, थोड़ा सा पीछे आ जाओ तो याद करने में आसानी रहेगी। औरंगजेब के समय कितने विद्रोह हुए? 5। पहला जाटों का विद्रोह हो रहा है। सिंपल सी बात है कि जाट औरंगजेब की नीतियों से खुश नहीं है। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण ही जाट विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? केशवराय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, तो जब मंदिर तोड़वाओगे तो कोई अच्छा हिंदू राजा क्या इसके प्रति कोई अच्छी बात करेगा? सब विरोध हो गया। दूसरा सतनामी का विद्रोह, तीसरा सिखों का विद्रोह, चौथा राजपूत भी विद्रोह कर रहे हैं, और पांचवा इसका बेटा। तो बेटे से कोई मतलब नहीं है, वो तो मर गया। अब समझौतावादी नीति के तहत बहादुर शाह फर्स्ट सबसे पहले किसको सेटिस्फाई करेगा? जाटों को। मेरी बात समझे? अब जाटों की हिस्ट्री याद करो, याद करो। पहला विद्रोही कौन है अंग्रेज औरंगजेब के खिलाफ? जाटों का पहला विद्रोही नेता कौन है? हे भगवान, हाँ देख लो। यानी जाटों को औरंगजेब के खिलाफ पहली बार एकत्रित किसने किया? गोकुल ने। गोकुल ने किसको मारा? हाँ, गोकुल ने पहले किसी को मारा ना, जो मंदिर तोड़वा रहा है। क्या नाम है सेनापति का? औरंगजेब के सेनापति का नाम क्या है? अब्दुल नबी को मारा ना। फिर अब्दुल नबी का बदला औरंगजेब ने लिया और गोकुल की हत्या कर दी। गोकुल के बाद जाट नेतृत्व किसके हाथ में आया? राजा राम के। राजा राम के बाद चूड़ामन, और इसके बाद बदन सिंह। मेरी बात याद आई? तो जब चूड़ामन है तो इस समय बहादुर शाह गद्दी पर बैठ चुका है। अब ये जाटों को खुश करने के लिए चूड़ामन से क्या कर लेगा? समझौता। कहानी खत्म। जाट खुश, बहादुर शाह फर्स्ट कमजोर, तो उसको क्या लगेगा? समझौता करने में भलाई है, नहीं तो ये विद्रोह जो मेरे बाप के समय हुए हैं उसके समय में भी होते रहेंगे। आगे बात समझ में, समझौतावादी नीति समझ में आ रही है? दूसरा देखो, ये कौन है? इन्होंने विद्रोह किया। पहला विद्रोह, विद्रोह नहीं है, अर्जुन देव साहब का विद्रोह नहीं है। गुरु अर्जुन देव ने सिर्फ क्या किया था? खुसरो को आशीर्वाद दिया था, जिस वजह से जहांगीर गुस्सा आ गया, और जहांगीर गुस्सा के गुरु अर्जुन देव को अपने दरबार में बुलाएगा, उनको फांसी पर लटका देगा। यहां से मुगल और सिखों के बीच संबंध हमेशा खराब रहे, याद रखोगे। जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया? सिखों को भी अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया। किस नीति के तहत? 10वें गुरु कौन है सिखों के? अच्छा, 9वें गुरु औरंगजेब के काल में विद्रोह कर चुके हैं, क्या नाम है उनका? गुरु तेग बहादुर। कहानी तो बताओ, हटा दो। गुरु तेग बहादुर ने 1679 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। उसके बाद क्या हुआ? गुरु तेग बहादुर ने यातना स्वीकार की, लेकिन अपना धर्म कभी परिवर्तित। तो औरंगजेब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर भयानक विद्रोह कर चुके हैं। 10वें गुरु कौन आए? गुरु गोविंद सिंह। ये कौन है? ये 24वें। ये सिखों के 10वें गुरु हैं। 10 गुरु के बाद 11वां गुरु हुआ नहीं सिखों में, क्योंकि अब यहां से खालसा पंथ का निर्माण होगा और बंदा बहादुर सिख नेता बनकर आएंगे। वो गुरु नहीं है, कौन है? नेता है। अभी कहानी याद रखना। अब ये टाइम पीरियड किसका आ गया? गुरु गोविंद सिंह। और दिल्ली की गद्दी में बैठा कौन है? बहादुर शाह। गुरु गोविंद सिंह के सामने बहादुर शाह जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब, आप जो वार ऑफ सक्सेशन है, यानी मुअज्जम, आजम और काम बख्श, इनके खिलाफ हमें सब सहायता दीजिए और मुझे दिल्ली की गद्दी दे दीजिए। तो जब भी बहादुर शाह फर्स्ट, याद रखना, बहादुर शाह फर्स्ट को किसके सहयोग से गद्दी मिली? तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सपोर्ट कर दिया। किसको? औरंगजेब के 3 पुत्रों में से
किसको दे? बहादुर शाह फर्स्ट को। तो कहा जाएगा कि बहादुर शाह फर्स्ट गुरु गोविंद सिंह की सहायता से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करेगा। ऐसे में इसके गुरु गोविंद सिंह के उपकार बहादुर शाह के ऊपर हो गए, और दोनों के बीच कुछ समय के लिए, लगभग कहें तो 1707 से लेकर 1709 के स्टार्टिंग तक सिख और मुगल के बीच संबंध कैसे रहे? मधुर रहे। तो मधुर रहे। अचानक से 1709 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाएगी और सिख 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 संप्रदाय किसके हाथों में चला जाएगा? बंदा बैरागी। इन्हीं को बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। याद आया? बंदा बहादुर जैसे ही नेता बनेंगे कि सिखों के, ये मुगलों के खिलाफ तलवार उठा लेंगे। यानी जो संबंध मधुर हुए थे वो कितने समय के लिए? मुश्किल से 1.5 साल के लिए। फिर से संबंध क्या हो गए? खराब हो गए। अब बंदा बहादुर और बहादुर शाह के फर्स्ट के मध्य क्या होगा? लड़ाई झगड़ा। हालांकि फर्रुख सियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करा दी जाएगी, वो बात की बात है। अभी पहला शासक पढ़ना है कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है। जाटों के साथ अच्छे संबंध, सिखों के साथ अच्छे संबंध। ठीक है। यानी ये अच्छे अच्छे संबंध बनाने के प्रयास में रहेगा। ये कौन है? याद करो, औरंगजेब के समय राजपूतों के साथ संबंध कैसे हैं? अच्छे नहीं है ना। सिंपल सी बात है, औरंगजेब के संबंध किसी से भी अच्छे नहीं होंगे। वो या तो एक निरंकुश शासक है तो डर का माहौल बनाए हुए हैं, बाकी संबंध कैसे? घटिया। याद करो, यहां पे कौन है राजपूत शासक? क्या नाम है उसका? वो हाँ, मारवाड़ के शासक का नाम बताओ जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो मेवाड़ के। अच्छा, मारवाड़ के शासक कौन है? जसवंत सिंह ना। यस, चलो याद आ गया। कौन है? क्या जसवंत सिंह की डेथ हो चुकी है? हो चुकी है, हाँ है ना। कब हुई है जसवंत सिंह की डेथ? हाँ 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 हाँ। बताओ बताओ। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अफगानिस्तान भेज दिया है कि नहीं भेज दिया है? अगर वो मारवाड़ में रहते तो अपनी शक्ति बढ़ाते और औरंगजेब के लिए खुजली होती। इसलिए औरंगजेब ने पहले इनको कहाँ भेजा? जसवंत सिंह को गुजरात, और गुजरात से भेज दिया अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में एक अभियान में जसवंत सिंह की डेथ हो गई। इनके इनका एक पुत्र है, कौन है? पृथ्वी सिंह। ये सब याद करो मेरे भाई। इनकी भी डेथ हो गई अभियान में। अब इनकी एक प्रेग्नेंट महिला बची है जिनको दुर्गा दास राठौर लेकर आ रहे हैं। और दुर्गा दास राठौर जो अपने जसवंत सिंह के बच्चे को जीवित बचा पाए, उसका नाम? क्या अजीत सिंह ने कभी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? नहीं की। लेकिन जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठेगा तो अजीत सिंह को बुलाएगा। आइए भाई साहब, आपसे बात करनी है। अजीत सिंह जाएंगे कहां पर? दिल्ली। और ये समझौतावादी प्रस्ताव रखेगा कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। और इस वजह से अजीत सिंह भी इनसे समझौतावादी नीति के तहत दोस्ती कर लेंगे। मेरी बात समझे? और अजीत सिंह को गुजरात भी दे दिया जाएगा कि आप गुजरात भी संभालिए, यानी गुजरात के प्रांतपति बन जाइए। आप राजा रहेंगे, राजा का पद आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप मारवाड़ के राजा रहने के साथ साथ गुजरात के भी प्रांतपति बनिए और हमारी सहायता करिए। अजीत सिंह भी साथ में आ गए, समझ लो। इस समय एक और शासक है जो कहाँ के हैं? मेवाड़ के राजा, क्या नाम है? जयसिंह। जयसिंह याद करो। जयसिंह कौन है? जयसिंह कौन है? याद करो, कोशिश करो।
नहीं याद कर पा रहे? याद करो, कोशिश करो। है कौन? जय सिंह? जसवंत सिंह लड़े हैं। जय सिंह कहाँ लड़े हैं? नहीं याद कर पा रहे? कुल मिला के राजा जय सिंह भी औरंगजेब के विरोधी हो गए, और बहादुर शाह फर्स्ट ने जय सिंह को भी बुलाया और जय सिंह को मालवा का प्रांतपति बना दिया। वो लड़ नहीं रहा है, वो किसी से भी लड़ने के पक्ष में नहीं है, वो सबसे क्या कर रहा है? समझौता। इनको मालवा का प्रांतपति बना दिया और कहा कि आज से आपको हम मिर्जा की उपाधि दे रहे हैं। तो जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? बहादुर शाह फर्स्ट ने। और मिर्जा की उपाधि देकर उनको कहाँ का प्रांतपति बना दिया? यानी कुल मिलाकर औरंगजेब की संकीर्णतावादी नीति को पूरी तरह से त्याग दिया गया और बहादुर शाह ने समझौतावादी, कंप्रोमाइज पॉलिसी, समझौतावादी नीति लागू की। वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है। क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठ रहा तब इसकी उम्र कितनी है? 63। पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा उम्र में बैठने वाला गद्दी पर शासक कौन? तो बहादुर शाह फर्स्ट। कितनी उम्र है इसकी? 63 साल में आदमी रिटायर होगा कि युद्ध करेगा? इस वजह से उसने समझौतावादी रुख अपनाया और सभी अपने दुश्मनों से, औरंगजेब के दुश्मनों से क्या कर लिया? समझौते कर लिए। मेरी बात समझे? इसको क्या कहा गया? इसको एक और उपाधि दी गई, याद कर लेना, मिस हो गया अभी हमसे। यहां पे आ जाओ। इसकी कहाँ गया वो? हाँ, तो बहादुर शाह फर्स्ट भी नाम है, मुअज्जम भी नाम है और शाह आलम फर्स्ट भी नाम है। और इसको खफी खां इतिहासकार ने, नाम क्या है इसका? खफी खां। खफी खां ने कहा कि ये साहेब है खबर है, एक ऐसा सुल्तान जिसको अपने साम्राज्य की कोई खबर नहीं है। ठीक है, पक्का? तो साहिब है खबर कौन? बहादुर शाह फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू खफी खां। समझ? खफी का इतिहासकार है, ये आलोचनात्मक इतिहासकार है। ये किसी, इनके मुंह से आप किसी भी राजा की बड़ाई नहीं सुनेंगे, कमियों को ज्यादा उजागर करेंगे। ठीक है? और आते आते, अच्छा एक और युद्ध देख लो थोड़ा सा। जमरूद कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट। कहा गया? यहां कौन था? आजम? बोलो यार। और ये बीजापुर गोलकुंडा में काम बख्श। औरंगजेब की मृत्यु की खबर किसको सबसे पहले मिली? आजम किधर भागा? दिल्ली। क्यों? उसको दिल्ली का राजा बनना था। ये कौन है? बहादुर शाह। ये भी किधर भागेगा? और कौन सा युद्ध होगा? मेरी बात समझे? काम बख्श कह रहा भैया हमें नहीं आना, तुम लोग लड़ो बड़ो, हमें मतलब नहीं, हम बीजापुर और गोलकुंडा की रियासत से प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1707 में गद्दी किसको मिल गई? बहादुर शाह फर्स्ट को। 2 साल बाद इनके पता नहीं क्या दिक्कत होगी, ये भी किधर निकलेंगे? दिल्ली। तो क्या दिल्ली निकलने से पहले इनको दौड़ा लेगा? कहां पर? बीजापुर में ही, कि तुम मत निकलो, हम खुद आ रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही, तुम्हें विद्रोह करना है भाई के खिलाफ, रुको मैं आ रहा हूं। कहां पहुंचेगा? बीजापुर में ही काम बख्श का काम काम बख्श खत्म। तो 2 युद्ध हुए, एक पहला जजाऊ का और दूसरा, तो ये भी अपने बाप की तरह गद्दी को प्राप्त करेगा, कहे चाहे कोई भी, लेकिन उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा और ये अपने भाइयों का कत्लेआम मचा देगा। 63 साल की उम्र में बैठ रहा है, कमजोर शासक है, इस वजह से इसको क्या कहा गया? साहे बेखबर। ठीक है, किसने कहा? खफी खां ने कहा। टाइम आ गया 1712, और 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो गई। बात समझ गए? एक है स्टैनफोर्ड, नहीं क्या नाम है इसका, क्या नाम है यार, एक भी इतिहासकार है, नाम नहीं याद आ रहा है। एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इसके बारे में कहा कि पूरे मुगल साम्राज्य का
एक ऐसा शासक है जिसके बारे में अंतिम कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। क्या कहा? यह आखिरी मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मतलब क्या है इसका? अब इसके बाद किसी के लिए भी अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, सब कैसे हैं? एकदम अव्वल दर्जे के घटिया शासक अब गद्दी पर बैठेंगे जो राजा बनने लायक नहीं। हाँ, तो साहिब एक खबर, ठीक है, मर गया। ये नाम क्या नाम है उसका यार, कौन है भाई? नहीं आ रहा। चलो, 1712 में डेथ हो गई किसकी? बहादुर शाह फर्स्ट की। और अब गद्दी मिलेगी किसको? जहादार शाह। 1712 से लगभग 12-13 महीने का इतिहास। कौन है? पूछो पूछो, ये सब याद करा देंगे, चिंता मत करो। बहादुर साहब औरंगजेब का बेटा, जहादार शाह कौन? इसका बेटा। कितने पुत्र? औरंगजेब के 3 पुत्र, बहादुर शाह के कितने पुत्र? 4 पुत्र। याद करना, पहला, दूसरा जहान शाह, तीसरा रफी उस शान, और चौथा अजी उस शान। ये किसके बेटे हैं? अब नाम कठिन है लेकिन आपको फिर भी देख लेना, थोड़े बहुत याद हो जाएंगे। पहला कौन है? जहादार शाह। दूसरा कौन है? जहान शाह। तो जहां जहां, 2 ऐसे याद हो गए। दूसरा अजी सुनते हो? किसके लिए बोलते हैं अजी सुनते हो? तो तुम किसको सुनोगे? तुम मोहम्मद रफ़ी को सुन लो। तो जहादार शाह, जहान शाह, जहां जहां अजी सुनो किसको? रफ़ी को। तो अजी उस्तान और रफ़ी उस्तान, ये 4 पुत्र। कौन गद्दी प्राप्त करेगा? जहादार शाह। ठीक है, यानी सबसे बड़ा बेटा कौन है? कब बैठेगा गद्दी पर? 12 में। ठीक है, कितना टाइम है? कमजोर शासक अकेले गद्दी प्राप्त नहीं कर सकता, तो इसको एक ईरानी गुट के 2 लोग, नहीं ईरानी नहीं है, हाँ ईरानी है, ईरानी गुट के 2 लोग। कौन? ये जहादार शाह बहादुर शाह की डेथ के बाद भागे भागे किसके पास जाएंगे? ये कौन है? ईरानी गुट। गुट समझते हो क्या है? ग्रुप। इस समय तक मुगल साम्राज्य में कई सारे गुट वर्चस्वशाली हो गए थे जो अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ा रहे थे। कौन कौन से? तो पहला ईरानी गुट, एक और है तुरानी गुट, एक है अफगानी गुट, और एक है हिंदुस्तानी गुट। ये सब गुट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जहादार शाह कहाँ भाग के गया? ईरानी गुट के सबसे शक्तिशाली अमीर के पास, जिसका नाम क्या है? भागे भागे जाएगा, भैया 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 बहादुर शाह की डेथ हो गई है, 4 भाई हैं, हमको तुम कैसे भी मुगल गद्दी दिलवा दो। तो जुल्फिकार के सपोर्ट से जहादार शाह गद्दी पर बैठेगा। एहसान हो गया किसका? तो इस एहसान को चुकाएगा कौन? जहादार। क्यों? कैसे? क्या? और वजीर का पद दे देगा किसको? जुल्फिकार खान। कहानी समझ में आई थोड़ी बहुत? पक्का? कितने साल का शासन? बेकार आदमी है, मर जाएगा, कुछ पढ़ना नहीं है, बस इसकी याद रखना, क्योंकि ये कहानी बताए इसको क्या बोलते हैं?
तो ऐसी उपाधि के पीछे कोई कारण होगा ना। साहिब कबर क्या है? बहादुर शाह। उसको अपने साम्राज्य से खबर नहीं है, तो जहांदार शाह को क्या कह रहे हैं? लंपट मूर्ख का है, कतई मूर्ख। तो मूर्खता का कोई कारण बताओ। हंसी आएगी, बताएं। औरंगजेब की गर्लफ्रेंड, औरंगजेब की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम है लाल कुंवर। क्या नाम है? यानी दादा की गर्लफ्रेंड को ये दिल दे बैठेंगे भाई साहब अपनी अरे हाँ यार, हाँ। तो औरंगजेब दादा हुआ ना, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह। अब बहादुर शाह का बेटा कौन है? दादी हो गई एक तरह से यार। अब चाहे बोले शादी ना हो, लेकिन औरंगजेब की गर्लफ्रेंड है, दादी हो गई। ये दादी को दिल दे बैठेंगे, कहेंगे भाई साहब तुम वाकई बहुत बड़े लंपट हो और क्या हो, मूर्ख हो। तो लाल कुंवर से ब्याह करने का मन किसका था? लाल कुंवर कौन है? वैश्या है। बुढ़ापे में भी सुंदर रही होगी क्या? बची होगी सुंदर, फिर भी प्यार हो गया इनको, है ना। चलो जो भी है, इसलिए लंपट मूर्ख कहा जा रहा है। तो किसमें, किसके प्यार में पागल है ये पूछा गया लाल कुंवर। लाल कुंवर पूछा गया किसकी गर्लफ्रेंड, ये नहीं पूछा गया किससे शादी हुई, ये पूछा गया। इसने शादी कर ली थी, जहांदार शाह ने शादी कर ली थी, इतने प्रेम में दीवाने थे। हाँ, तो इसीलिए लंपट मूर्ख कहा गया भाई उसको। चलो छोड़ो, जो भी हुआ डेथ हो गई, ठीक है। ये सब चीजें, इधर देखो, ये सब चीजें कोई एक व्यक्ति देख रहा था। कौन? वापस आओ थोड़ा सा। कितने बेटे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका एक बेटा है, थोड़ा सा ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंपेरेटिवली विद जहांदार शाह और बहादुर शाह, ये थोड़ा सा ठीक शासक है। ये सब चीजें देख रहा है कि लंपट मूर्ख दादी की उम्र की लड़की से शादी कर रहा है, इसको साम्राज्य से कोई मतलब नहीं है और बहुत जल्दी मरने वाला है। मरने वाला, अच्छा मरा भी कैसे पता है? सुन लो फिर, ये क्या हुए। अरे यार भाई साहब, बड़ी रोचक कहानियां हैं। ये क्या है? ये किसके प्यार में पागल हैं? और ये बहुत भर भर के अफीम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? हाँ, ये अफीम मतलब लाल को खिला दे रही बूढ़ा। अब यार, तो नशे में कुछ भी सुंदर दिखना चाहिए ना उसको, नहीं। अब कस का नशा होगा तभी तो लाल को सुंदर दिखेगी उसको, नहीं बुढ़िया को कैसे कोई सुंदर लग सकता। अफीम खाएंगे और दिन भर अफीम खाते रहेंगे, तो जब ज्यादा अफीम खाओगे तो क्या होगा? पेट में पेट खराब और पेट के दर्द से इनकी मौत हो गई। ठीक है, ज्यादा अत्यधिक अफीम के नशे से इनको मौत हो गई। अब देखो ये सब चीजें, इनकी लंपटता कौन देख रहा है? ये रफी खान का बेटा है, यानी जहांदार शाह का भतीजा है ना। ये सब देख रहा है कि यार ये मेरा ताऊ सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो ये भागेंगे किसके पास? हिंदुस्तानी गुट के दो भाई सैयद बंधु, ये अपनी शक्ति बहुत बढ़ा चुके हैं, जिसमें से एक है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खां बड़ा भाई, और हुसैन अली, अब्दुल्ला अली लिख लो तो ज्यादा याद रहेगा। तो दो भाई सैयद बंधु, कितने भाई? दो भाई, एक अब्दुल्ला अली, दूसरा हुसैन अली। ये बड़ा है, ये छोटा है। अपनी हिंदुस्तानी गुट में ये शक्तिशाली हो चुके हैं। ऐसे में फर्रुखसिया किसके पास भागा कि भैया 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 मेरा ताऊ तो पागल हो गया है, कृपया हमको आप अपना सहयोग देकर मुगल बादशाह बना दीजिए। ये भी कहेंगे चलो भाई। कहाँ गए, कहाँ गए? जहांदार शाह की, नहीं नहीं ये मरेगा नहीं, इसको मारा गया, सॉरी 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 सॉरी, कंफ्यूज। हाँ हाँ, जहांदार शाह को मार दिया इसने, मार दिया, ठीक है, वो मरे नहीं है। कौन? कहाँ गए जहांदार? हाँ, तो ये मरा नहीं है, अफीम नहीं, सॉरी। जैसे ही फर्रुखसिया पहुंचेगा किसके पास, कंफ्यूज हो गए थे हम यार, कहाँ गया ये कैसे हो रहा है भाई?
बीच में ऐड कर दिया हमने, ये तो गलत हो गया भाई। हाँ ठीक है, फर्रुखसियर भागे जाएंगे हिंदुस्तानी गुट के दो भाइयों के पास जिनका नाम सैयद ब्रदर्स, जिनका नाम क्या है अब्दुल्ला अली हुसैन अली। ये फर्रुखसियर को सहायता करके जहांदार शाह को मार देंगे। तो एक पहला बादशाह है जो किसी अमीर के हाथों मरा है, कौन है वो? जहांदार। याद रखना, पहला बादशाह, पहला सुल्तान जो युद्ध में मारा गया, इब्राहिम लोदी। ठीक है, याद रखोगे ना? तो वैसे ही ये पहला मुगल बादशाह है जो किसी अमीर के हाथों मार दिया गया, मर गए। गद्दी किसको मिल गई? गद्दी किसको मिल गई? फरूक। किसके सहयोग से? 1713 से 1719। ये कितने साल बैठे गद्दी पे? 6 साल। फर्रुखसियर डरपोक है, और डरपोक है, कमजोर है, तो उसको क्या उपाधि मिली? हाँ, साहिब खबर, बहादुर शाह फर्स्ट, लंपट मूर्ख, जहादार शाह, फर्रुखसियर। घृणित कायर। याद करो यार सब तुम लोग, इसकी उपाधि क्या है? ये सब मैच कराने को पूछा जाता है। इसकी उपाधि घृणित कायर। कैसा है? डरपोक है, इसीलिए तो सैयद बंधु से मदद ले रहा है ना। अब जब सैयद बंधु ने मदद कर दिया, उसको मुगल बादशाह बना दिया, तो फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को गिफ्ट देगा, है ना? तो इसमें से दो भाई, अब्दुल्ला अली को क्या बना देगा ये? अब्दुल्ला अली को वजीर का पद दे देगा, और हुसैन अली को दूसरा पद बताओ, इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं उसको? नाम बताओ, मुगल काल में क्या बोलते हैं सेनापति को? है? देखो ये स्थिति है क्या? वही है, इसको दे दिया मीर बख्शी, यानी प्रमुख सेनापति। समझ गए? हाँ, अरे भाई साहब, वजीर और दीवान को दो भागों में बांट दिया शक्ति कम करने के लिए। ये तीसरा है मीर बख्शी। मीर बख्शी का पद क्या है? प्रमुख सेनापति, यानी प्रमुख सेनापति हुसैन अली को दे दिया पद, और वजीर का पद अब्दुल्ला को दे दिया, क्योंकि इसकी सहायता से ही फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा है। भाई बात समझे? फर्रुखसियर की कहानी क्या क्या है? कुछ काम नहीं करेंगे ये गद्दी पर बैठ रहे हैं, लेकिन गद्दी पर सही से बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको बैठने की जगह एक भयानक फोड़ा है, और ये अपने फोड़े के दर्द से बहुत बेचैन है। भारत के सभी डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनको सही नहीं कर पाया। ऐसे में इनके दरबार में एक डेलीगेशन आएगा, शिष्टमंडल। कौन लेके आएगा? सर जॉन सोर, अंग्रेज है, ये इनके दरबार में पहुंचेगा व्यापार की अनुमति लेने। अंग्रेज व्यापार करने आए थे ना, तो सर जॉन सोर की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आएगा फर्रुखसियर के दरबार में। क्या लेने? व्यापार करने की अनुमति लेने आएगा। फर्रुखसियर दरबार में बैठे हैं, सोचो, ये फर्रुखसियर बैठे हैं और यहाँ पे सर जॉन सोर बात कर रहे हैं। तो बात करते करते इनकी नज़रें नहीं मिल रही, दर्द इतना हो रहा है। अच्छा, जॉन सोर को ये बात पता थी कि दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह भयानक फोड़े से ग्रसित है, तो अपने साथ कौन लेके आएगा? ये बहुत बड़ा डॉक्टर। और डॉक्टर का नाम हैमिल्टन। ये हैमिल्टन को अपने साथ लेके आएगा कि चलो तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जाएगा कि इनके पास, कि क्या हुआ महोदय? कुछ नहीं, दर्द बहुत है। इसके पास इलाज है कि अगर मेरे इस नासूर का इलाज तुमने कर दिया तो तुम जिस काम से आए हो वो मैं तुम्हें पूरी तरह से अनुमति दूंगा। हैमिल्टन ने डायग्नोस किया और डायग्नोस करके इसके फोड़े को सही कर दिया।
अब ये ऐसे हैं कि इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि सूरत, बंगाल, उड़ीसा, ये सभी बंदरगाहों में व्यापार करने की अनुमति किसको दे दी जाएगी? अंग्रेजों को। और कहा जाएगा वार्षिक कर के रूप में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए दीजिए, बाकी आप चाहे जितना व्यापार करें, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 60 करोड़, हम आपसे सिर्फ कितना लेंगे? क्योंकि आपने हमारा क्या सही कर दिया? फोड़ा सही कर दिया। सूरत का बंदरगाह सिर्फ और सिर्फ 30,000 में और बंगाल का बंदरगाह 10,000 रुपए में फर्रुख सियर दे देगा। किसकी लॉटरी लग गई? अंग्रेजों की। जैसे ये फरमान जारी हुआ, कौन जारी कर रहा है? फर्रुख सियर जारी कर रहा है। क्या फरमान? किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। व्यापार किस दर पर? तो अत्यंत कम दर पर, हाँ या ना? यानी आप ब्याज कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? किराया अत्यधिक कम देंगे और व्यापार आपकी मर्जी है, जितना चाहे करें। ये लॉटरी है किसके लिए? इसीलिए फर्रुख सियर के इस फरमान को क्या कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, सुनहरा फरमान। आ गई बात सुनने? पक्का? यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कंफ्यूजन है तुम्हें? नहीं है? नींद आ रही है? सो लो। फरमान जारी हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? तो आप कहेंगे फर्रुख सियर के द्वारा दिए गए फरमान को। अब जहां एक तरफ ये सब चीजें चल रही हैं, इसके दो भाई कौन कौन है सैयद अली के? सैयद बंधु, एक है अब्दुल्ला अली और दूसरा हुसैन अली। ये दोनों वजीर और मीर बख्शी के पद पर बैठे हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली हो रहे कि नहीं हो रहे? क्योंकि ये भाई तो फोड़े से दर्द से परेशान था, साम्राज्य को नहीं संभाल पा रहा है, तो इसकी जगह कौन साम्राज्य संभालना है? ऐसे में जब इसका फोड़ा सही हुआ तो ये कहेगा कि यार इनको यार हटाओ गद्दी से, क्योंकि हम बादशाह चाहे भले हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथों में है? इनको मारने का प्रयास करेगा कौन? फर्रुख सियर। ये फर्रुख सियर अपने भाई कोकलतास, ये नाम याद रखना, बस ऐसे ही बता दिया, याद रखा तो ठीक, नहीं याद रखा कोई बात नहीं। ये फर्रुख सियर का भाई है, चचेरा। क्या नाम है इसका? कोकलतास। इससे बात करेगा कि कैसे भी हमें सैयद बंधुओं के हाथों से मुक्त करा दो। ठीक है भाई। जैसे ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे सैयद बंधुओं के खिलाफ, सैयद बंधु कहाँ निकल आए? दक्षिण भारत। टाइम है 1719 का। थोड़ी कहानी समझना, ये टाइम कब का है? 1719, यानी फर्रुख सियर के अंतिम दिन हो रहे। फर्रुख सियर को अपने भाई से आश्वासन मिल गया कि चलो हम दोनों मिलकर दोनों सैयद बंधुओं को मार। ये बात किसको पता चल गई? सैयद बंधुओं को। यानी दोनों बंधु अवेयर हो गए और अवेयर होकर सहायता मांगने कहां चले गए? दक्षिण भारत। यानी कहां पर इस समय कौन है? दक्षिण भारत में कौन है इस समय? प्रथम पेशवा के टाइम पीरियड क्या है? प्रथम पेशवा है कौन? अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ कब हुई? 1680 में। बोलो ना, तेज बोलो। 27 अप्रैल 1680। 9 साल तक कौन बैठा गद्दी पर? तो उनके पुत्र संभाजी महाराज, फिर ताराबाई, राजा राम, ये सब बैठे गद्दी पर। और 1713 के बाद छत्रपतियों का टाइम खत्म हो गया। अब किसके पास आगे टाइम? पेशवा। और पहले पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। टाइम पीरियड 1713 से लेकर 1720।
तो सैयद बंधु किसके पास सहायता लेने आए? बालाजी विश्वनाथ के पास, कि महाराज दिल्ली में बैठा बादशाह हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर चुका है, अगर हम दिल्ली में मिलेंगे तो वो हमको मार देगा, कृपया हमारी सहायता कीजिए। तो बालाजी विश्वनाथ कहेंगे हमको क्या मिलेगा? तो आपको अपने 6, 7, 8 जिलों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार हम आपको दिलवा देंगे। समझौता हुआ, ठीक है चलो। गए इसकी सहायता से, और किसको मार दिया? किसको? फर्रुखसियर की हत्या करवा दी गई। फर्रुखसियर खुद को आजाद कराना चाहता था सैयद बंधुओं के हाथों से, लेकिन अंततः क्या हुआ? फर्रुखसियर ही मार दिया गया। किसने मरवा दिया? सैयद बंधु, अब्दुल्ला अली और हुसैन अली। अमीर का नाम नहीं, जिस अमीर ने मारा है फर्रुखसियर को, बस उसको लिखा है कि एक अमीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। समझ गए? यानी सैयद बंधु जो किंग मेकर की भूमिका में हैं, अब उनकी किंग मेकर की भूमिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। तो इतिहास में किंग मेकर कौन? सैयद बंधु। उसने पहले किसको शासक बनाया? पहला शासक कौन? सैयद बंधुओं की सहायता से पहला मुगल बादशाह कौन? फर्रुखसियर। वो जुल्फिकार खां की सहायता से बन रहा है। समझ गए? अब सैयद बंधु किस भूमिका में आ गए? अब ये आ गए किंग मेकर। फर्रुखसियर को भी बैठाला था गद्दी पे ना, तो पहला राजा कौन? तो आप कहेंगे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को मार दिया गया 1719। इसके बाद दूसरा शासक कौन? रफीउद दरजात। ये भी मुश्किल से एक, हाँ, फरवरी में बैठेगा गद्दी पर 1719 में, और मार्च, अप्रैल 1719 में इसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद तीसरा शासक कौन? तो रफी उद दौला। ये अप्रैल 19 से बैठेगा गद्दी पर, और सितंबर 19 तक बैठेगा। कितने? 2-2 महीने के लिए। तो पहला शासक कौन बनाया गया? किसने बनाया? दूसरा राजा किसने बनाया? तीसरा राजा किसने बनाया? और चौथा मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। तो सैयद बंधुओं ने मुगल सल्तनत की गद्दी पर कितने राजाओं को बैठाला? 3, 4, 5 या 2? जब गणित की कक्षा चल रही थी तो तुम कहाँ रक्षा कर रहे थे? हाँ, ये भाई कौन है? जब लिखा है तो क्यों इसमें कंफ्यूजन किस बात का? 3 बोल रहे हैं ना भाई साहब। ये 3 बोले हैं ना। फर्रुखसियर, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जब गद्दी पर बैठेगा तब ये दोनों भाइयों को मरवा देगा। ये आगे की क्लास में हम बताएंगे, ठीक है? ये याद रखोगे। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में कुछ है ही नहीं, बस ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है? और आखिरी में कौन बैठेगा? इसको कल गद्दी पे बैठा लेंगे, ठीक है? एक चीज़ और याद रखो, ये जो 12 शासक जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें से पहला शासक बहादुर शाह फर्स्ट। टाइम पीरियड 1707 से 1712। दूसरा शासक जहांदार शाह 1712 से 1713। तीसरा शासक फर्रुखसियर, टाइम पीरियड 1713 से 1719। रफीउद्दरजात 1719 से 19। रफीउद्दौला ये भी 2 महीने के लिए। इसके बाद रोशन अख्तर
इसी को ही मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। 1719 से 1748। इसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754। हेलो, 15 मिनट। अहमद शाह के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 8वां शासक कौन है भाई? आलमगीर सेकंड, 1754 से 1759। इसके बाद शाहजहां थर्ड, 1759 से 1760। शाह आलम द्वितीय, 1760 से 1806। अकबर सेकंड, 1806 से 1837। और लास्ट में बहादुर शाह जफर, 1837 से 1857। हालांकि डेथ उसकी थोड़े दिन बाद हुई है, लेकिन 57 में मुगल गद्दी से इसको निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था। 62 में मरेंगे ये, लेकिन कब तक गद्दी पर बैठेंगे? अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया? तो बहादुर शाह फर्स्ट पढ़ लिया, जहादार शाह पढ़ लिया, फर्रुखसियर पढ़ लिया, रफ़ीउद्दौलजात पढ़ लिया, रफ़ीउद्दौला पढ़ लिया, और बस बस ये हमने पढ़ लिया, है ना? एक पहला शाहजहां फर्स्ट कौन है? हाँ, शाहजहां कौन है? किसका बेटा है? जहांगीर का। और ये कौन है? तो सेकंड कहाँ गया? किसको? आलमगीर को नहीं बोलते, बताओ, क्वेश्चन आना चाहिए था ना। सेकंड कहाँ गया? देखो, ये हमने तुम लोग को बताया भी है शायद, फिर भी यही हाल है। इसको बोलते हैं शाहजहां सेकंड, ठीक है? तो रफ़ीउद्दौला को शाहजहां सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो शाहजहां वो, दूसरा शाहजहां सेकंड, और तीसरा शाहजहां थर्ड। कितने साल के लिए? मुश्किल से 1 साल के लिए। अब देखो, सर्वाधिक उम्र में गद्दी प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? इसमें देख के बताओ ना यार। बहादुर शाह फर्स्ट, उम्र कितनी थी इसकी? 63 साल। सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बैठने वाला कौन? अरे भाई साहब, पूरे मुगल काल की बात बताओ। अकबर। अकबर 49 साल, 2 महीने औरंगजेब कम है। सर्वाधिक कौन है? अकबर है। सबसे कम देख के बताओ। रफ़ीउद्दौला फरवरी से लेकर अप्रैल 2 महीना, और रफ़ीउद्दौला अप्रैल से सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, वो 6 महीने। याद रखना क्वेश्चंस, ये निकालने पड़ेंगे तुम लोग को। सर्वाधिक उम्र में बैठने वाला गद्दी है। हाँ हाँ, ये चीज़ देखना, ठीक है? समझ गया मेरी बात? कल हम कहाँ से शुरू करेंगे? रोशन अख्तर से। कहाँ तक पहुँचेंगे? कोशिश करेंगे कि बहादुर शाह जफर तक पहुँच जाएं, ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग कल फिर, ओके?